हेलो दोस्तों। तो आज शुरू कर रहे हैं हम अपनी क्लास एंडो के फंडे का चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मोन एक्शन। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि हार्मोन काम कैसे करते हैं। तो वो देखने से पहले एक अपन छोटा सा केस देख लेते हैं। एक 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड है राजू नाम से, जो कि शॉर्ट फॉर एज है, राउंड फेस है, फोर्थ मेटाकार्पल शॉर्ट है और कई बार राजू को मसल क्रैम्प्स होते रहते हैं। लैब्स में उसके कैल्शियम लो है, फॉस्फेट हाई है। वी सस्पेक्ट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, बट पीटीएच देखते हैं तो वो भी हाई है। तो ऐसा क्या हो रहा है? पीटीएच का एक्शन बोन पे होता है कैल्शियम इंक्रीज करना, तो कैल्शियम तो बढ़ना चाहिए लेकिन यहाँ कैल्शियम घट रहा है। किडनी पे एक्शन होता है कि फॉस्फेट को घटाना, लेकिन यहाँ तो फॉस्फेट बढ़ रहा है। तो ये क्या चल रहा है, ये जानेंगे चैप्टर में आगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सिग्नल ट्रांसडक्शन है क्या? हार्मोन एक सिग्नल है जो रिसेप्टर पे वर्क करता है और रिसेप्टर अपना आगे एक्शन दिखाता है। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, सरफेस रिसेप्टर्स और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। तो कोई जो एक रिसेप्टर होता है वो स्पेसिफिकली उसी के ही लाइगेंड से बाइंड करेगा या सिग्नल से या हार्मोन से बाइंड करेगा, क्योंकि उनमें एक लॉक और की तरह स्पेसिफिसिटी होती है। वहीं एक ही सेल के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा भी रिसेप्टर्स होते हैं, कि सिर्फ कुछ चंद रिसेप्टर्स से ही जो सेल है वो अपना मैक्सिमल रिस्पॉन्स दे सकता है, लेकिन फिर भी उसके पास एक्स्ट्रा रिसेप्टर्स होते हैं सेल की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि जो हार्मोन मॉलिक्यूल होता है वो बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशंस में होता है डाइल्यूशन की वजह से। तो जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, सरफेस रिसेप्टर्स और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। न्यूक्लियर रिसेप्टर्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो हमारे ग्लाइकोफिलिक हार्मोन्स के लिए, स्टीरॉयड और थायराइड हार्मोन्स के लिए। वहीं सरफेस रिसेप्टर्स में आते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेटिन्स और साइटोकाइन और ग्रोथ हार्मोन फैमिली। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स पर आते हैं। ये क्या है? इनके नाम में ये है कि इसमें एक जी प्रोटीन होती है जो कि एक ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर है, अल्फा बीटा और गामा के मिलने से बना है। ये एक 7 पास सर्पेंटाइन रिसेप्टर है, जो कि जैसे ही सिग्नल इससे बाइंड होता है ये जीटीपी को फॉस्फोराइलेट करता है और जीडीपी को डिस्प्लेस कर जीटीपी अल्फा सब यूनिट से बाइंड करता है। अब ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, जीएस, जीआई या जीक्यू। तो जो जी स्टिमुलेटरी यानी जीएस एडेनाइलेट साइकिल इसको स्टिमुलेट करता है और सीएमपी इंक्रीज करता है। ये मैकेनिज्म पीटीएच, एसीटीएच और ग्लूकागॉन में यूज़ होता है। जब यही जीआई प्रोटीन एडेनाइलेट साइकिल इसको इनहिबिट करता है और सीएमपी डिक्रीज करता है, ये मैकेनिज्म यूज़ होता है सोमैटोस्टैटिन में। वहीं जीक्यू प्रोटीन फोस्फोलाइपेज सी को फॉस्फोरिलेट करता है और IP3 और डायसाइल ग्लिसरॉल के अमाउंट्स बढ़ाकर कैल्शियम रिलीज करवाता है, जो कि मैकेनिज्म GnRH और TRH में यूज़ होता है। तो ये मैकेनिज्म हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो डिजीज स्टेट्स होते हैं जैसे कि टेस्टोटॉक्सिकोसिस, इसमें LH रिसेप्टर का गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है। रिसेप्टर इंट्रिंसिकली एक्टिव फॉर्म में रहता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होकर मेल्स में प्रीकॉशियस प्यूबर्टी होती है। वहीं मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम में GS अल्फा प्रोटीन का एक्टिवेटिंग म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से उसकी कंटिन्यूसली एक्टिविटी होती है। वहीं स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में GS अल्फा की इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन होती है। तो स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में राउंड फेसिस होते हैं, शॉर्ट फोर्थ मेटाकार्पल होती है और पीटीएच की रेसिस्टेंस होती है, यानी कि पीटीएच अपने रिसेप्टर पर काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि रिसेप्टर इनएक्टिव स्टेट में म्यूटेटेड है। वहीं जो GnRH एनालॉग्स हैं वो भी जीक्यू मैकेनिज्म से वर्क करते हैं और इनकी कंटिन्यूस स्टिमुलेशन से रिसेप्टर्स की डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है, जो कि बीटा एरेस्टिन की वजह से मैकेनिज्म होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारे पास सरफेस रिसेप्टर में ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स, जो कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसिस फैमिली से हैं। तो इनकी एक खुद की इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेस डोमेन होती है। ये देखिए सभी में EGF रिसेप्टर, PDGF रिसेप्टर, इंसुलिन रिसेप्टर, सबके पास एक टायरोसिन काइनेस डोमेन है, जो कि उनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है। जैसे ही मॉलिक्यूल आकर रिसेप्टर से बाइंड करता है, ये
एक स्ट्रक्चरल अल्ट्रेशन होती है जिसकी वजह से जो ऑटोफॉस्फोरिलेट हो जाता है, वो ऑटोफॉस्फोरिलेट होकर इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट्स को फॉस्फोरिलेट करते हैं टायरोसिन रेसिड्यूज पर, और जिसकी वजह से दो पाथवे स्टिमुलेट होती हैं। एक PI3 AKT पाथवे जो कि मेटाबॉलिक इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है IGF के, वहीं एक मैप के पाथवे होती है जो कि माइटोजेनिक और ग्रोथ इफेक्ट्स के लिए। अगर इसी आयरस को फॉस्फोरिलेट टायरोसिन रेसिड्यूज की जगह सेरिन रेसिड्यूज पर फॉस्फोरिलेट कर दिया जाए, जो कि इन्फ्लेमेशन और ओबेसिटी में देखने मिलता है, तो IRS1 आके एक्टिवेट नहीं हो पाएगा और इंसुलिन की रेसिस्टेंस हो जाएगी। तो इसीलिए ओबेसिटी और इन्फ्लेमेशन में इंसुलिन रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। वहीं हम आगे देखते हैं साइटोकाइन और ग्रोथ हार्मोन फैमिली के रिसेप्टर्स जो कि जैक-स्टैट पाथवे से काम करते हैं। या साइटोकाइन आकर बाइंड करता है जेनस काइनेज जो होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, जो कि स्टैट प्रोटीन्स को रिक्रूट कर कर उन्हें फॉस्फोरिलेट और डाइमराइज करते हैं। ये एक्टिवेटेड स्टैट प्रोटीन्स जाकर DNA पे ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज करते हैं। यहीं पे साथ में यही डाइमर फॉर्म एक SOCS सॉक्स प्रोटीन्स को स्टिमुलेट करते हैं, जो कि स्टैट्स की फॉस्फोरिलेशन को इनिबिट करते हैं, यानी कि अपने आप में ये इसे रेगुलेट करने का फीडबैक लूप है। वहीं पर ये है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन का सीजर मॉडल। इसमें जो रिसेप्टर है वो ग्रोथ हार्मोन के बाइंड करने से डाइमराइज होता है, और वहीं उसके दूसरे एंड पर जो कि एक्टिवेशन लूप्स जेनस काइनेसिस के दूर होते हैं वो नज़दीक आ जाते हैं। ये बिल्कुल एक सीजर की तरह वर्क करता है। तो ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होकर अपना एक्शन दिखाते हैं। अगर इसी डाइमराइजेशन में अगर डिफेक्ट आ जाए तो पेशेंट को हो सकता है ग्लेरॉन ड्वार्फिज्म, जिसमें ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर का डिफेक्ट होता है। ग्रोथ हार्मोन तो एडिक्वेट अमाउंट में है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर वर्क नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ड्वार्फिज्म होता है। इसी मैकेनिज्म को देखते हुए जेनस काइनेस इनहिबिटर्स ड्रग्स बनाई जा रही हैं ट्यूमर्स को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें ट्यूमर्स के ग्रोथ फैक्टर्स को जैक इनहिबिटर्स द्वारा रोका जा सकता है। तो ये जैक स्टेट पाथवे यूज करने वाले हार्मोन हैं ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन और लेप्टिन। आगे बढ़ते हुए न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। न्यूक्लियर रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। जैसे जो हार्मोन होते हैं लाइपोफिलिक हार्मोन्स जैसे कि स्टेरॉइड्स और थायरोक्सिन आकर सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर जाते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ये स्टेरॉइड रिसेप्टर मान लीजिए हीट शॉक प्रोटीन्स द्वारा बाउंड रहेगा, और जैसे ही मॉलिक्यूल उससे आकर बाउंड करेगा हीट शॉक प्रोटीन को रिलीज कर देगा, और फिर ये जो कॉम्प्लेक्स है ये जाकर हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स पर एक्ट करता है, जो कि DNA के वो कंपोनेंट्स होते हैं जो आगे ट्रांसक्राइब फिर mRNA और फिर प्रोटीन बनाकर अपना हार्मोन इफेक्ट दिखाते हैं। कई बार हार्मोन के स्टेरॉइड हार्मोन्स के शॉर्ट टर्म एक्शन डायरेक्टली कुछ प्रोटीन्स को फॉस्फोरिलेट करने से आगे सिग्नलिंग पाथवे से हो सकता है। ये जो हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट होते हैं और ये जो कॉम्प्लेक्स जहाँ बाइंड करता है उनका एक स्ट्रक्चरल मोटिफ जिन्हें जिंक फिंगर्स कहते हैं वो एरिया है जो डायरेक्टली DNA से बाइंड करता है। तो ये जो हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स हैं बेसल स्टेट में को रिप्रेसर द्वारा बाउंड होते हैं और रिप्रेस्ड स्टेट में रहते हैं, जहाँ पर इनकी जीन ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिविटी कम रहती है। वहीं जैसे ही हार्मोन आता है तो ये को एक्टिवेटर्स को रिक्रूट करता है। ये को एक्टिवेटर जब हार्मोन से बाउंड रहता है और रिसेप्टर से, तो हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स को एक्टिवेटेड स्टेट में ले जाता है, जिससे जीन ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिविटी 100 गुना बढ़ जाती है। तो स्टेरॉइड्स ऐसे काम करते हैं, पर इसी मैकेनिज्म में अगर कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो स्टेरॉइड रेसिस्टेंस हो सकती है। इसी सेम मैकेनिज्म से थायराइड हार्मोन रेसिस्टेंस हो सकती है। एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम, जिसमें टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई अमाउंट्स में होने के बावजूद अपना एक्शन नहीं दिखा पाता। वहीं विटामिन D रेसिस्टेंस रिकेट्स हो सकता है।
तो जितना इम्पोर्टेंट एक्टिवेट करना है उतना ही इम्पोर्टेंट सिग्नल को ट्रांसमिट करना भी है, जो ब्रेक लगाया जाता है बीटा अरेस्टिन्स द्वारा। ये कैसे वर्क करता है कि जैसे सपोज कोई हार्मोन रिसेप्टर पर बाइंड हुआ, उसने उसे एक्टिवेट किया, एक्टिवेट होने के बाद ये रिसेप्टर काइनेज प्रोटीन रिसेप्टर को फॉस्फोराइलेट कर देते हैं। ये फॉस्फोराइलेशन से बीटा अरेस्टिन रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है और इसे डिसेंसिटाइज कर सकता है, जिससे रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल के एक्शन से अनकपल भी हो जाते हैं और साथ में ही एंडोसाइटोज हो जाते हैं। तो ये डिसेंसिटाइजेशन का मैकेनिज्म है। इन्हीं पाथवेज को एक्टिवेशन में, जैसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स का एक्टिवेशन होता है, उसके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इनहिबिट करने के लिए फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम्स होते हैं। अगर इनको इनहिबिट करने लग जाएं तो सेल की एक्टिविटी को ज़्यादा देर तक ऑन रखा जा सकता है। वैसे ही सॉक्स प्रोटीन्स, जो कि हमने देखा था कि रिसेप्टर के सिग्नल को इनहिबिट करते हैं, वहीं पर अगर इन्हीं का म्यूटेशन हो जाए तो ऐसा हम लेप्टिन रेसिस्टेंस के केस में देख सकते हैं। वहीं पे कई बार बीटा एगोनिस्ट के केस में हम टैकीफाइलैक्सिस देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कंटिन्यूसली सिग्नल स्टिमुलेट होने की वजह से रिसेप्टर्स डाउन रेगुलेट हो जाते हैं, ऑल्दो मैक्सिमल रिस्पॉन्स तो आता है लेकिन ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने से। और इन्हीं सेम मैकेनिज्म से हम डेप्रेशनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें इंसुलिन रिसेप्टर्स की म्यूटेशंस हो जाती हैं, जिस वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंस देखने को मिलती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। और फिर से एक तरफ देख लेते हैं राजू को। तो इस सिनारियो में पीटीएच बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ था, लेकिन बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रही है मानो शरीर में पीटीएच बिल्कुल है ही नहीं, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की तरह। तो यहाँ पर पीटीएच की रेसिस्टेंस है और ये केस है हमारा विद राउंड फेस और शॉर्ट फुट मेटाकार्पल। ये है स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म टाइप 1A का, जिसमें राजू को GS अल्फा की इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन हो जाती है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।